हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है जो आगामी आप किसी भी स्टेट का टीजीटी या पीजीटी दे रहे हो उसमें काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसमें सारे मतलब मॉडर्न, एंशिएंट एंड मेडिएवल सारे से क्वेश्चंस हैं ताकि आपको भी पता चलेगा कि कौन सा पोर्शन आपका सही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, हथनौरा में पूर्वी पाषाणिक मानव के जीवाश्म की खोज की गई थी। ठीक है, तो किसने की थी इसकी खोज, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है A.K. सोनकिया द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो दिसंबर 1882 में नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा से पूर्वी पाषाणकालिक मानव की जीवाश्म की खोज A.K. सोनकिया द्वारा किया गया। यहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला जिसे जीवाश्म का सबसे प्राचीनतम नमूना माना जाता है। H.D. संकनिया ने महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन कराया था। तो इन्होंने ही नवदा टोली का भी खनन कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आज जिसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो एक्सप्लेन भी करूँगी, तो वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता नहीं है लेकिन आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन काफ़ी मिलेगा फ्रेंड्स। तो मैं इस तरीके के प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगी जो आपको आगामी एग्जाम में आप जब खुद ही देखोगे आपको काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जोरवे संस्कृति के स्थल में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो कहाँ पे मिलता है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये इनाम गांव। तो इनाम गांव में जोरवे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो हमने पढ़ा है हड़प्पा संस्कृति अध रूप शिव की होती है, मातृ देवी की होती थी, पीपल की में, बस विष्णु की नहीं होती थी। नहीं पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्तिक का प्रतीक उदय किस काल से है? तो सिंधु घाटी काल से ही स्वास्तिक का प्रतीक मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल थी गेहूं और चावल। ठीक है, उत्तर वैदिक की, और वैदिक की बोले तो गेहूं और जौ हो जाता, तो उत्तर वैदिक की है गेहूं और चावल। तो कृषि और पशुपालन उत्तर वैदिक के आर्थिक जीवन की मुख्य आधार थी। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख फसलें चावल और गेहूं थी। वाजसेयनी संहिता में विभिन्न अन्नों को बोने तथा पकाने का समय दिया गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि विभिन्न अन्नों, वाजसेयनी संहिता में क्या दिया गया? विभिन्न अन्नों को बोने और उनके पकाने का समय, कि किस समय में कौन सा अन्न बोया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में विचरण विचरण कर शिक्षा देने वाले गुरु को क्या बोलते थे? तो उनको बोलते थे चरक। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में विचरण कर शिक्षा देने वाले गुरु चरक कहलाते थे। इस काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न कराते थे उसे होता बोला जाता है। ठीक है, कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो शिक्षा में क्या क्या देखो, तो उपनयन भी है, समापवर्तन है, ब्रह्मचर्य भी है, सीमांतोनयन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ये नहीं है। तो देखिए, गर्भाधारण के चौथे से 8वें मास के बीच में ये सीमांतोनयन संस्कार होता था। इस संस्कार में पुरुष मातृ पूजा करता था तथा प्रजापति देवता को आहुति दी जाती थी। स्त्री अपने केसों से सुगंधित तेल लगाकर यज्ञ मंडप में प्रवेश करती थी। यहाँ वेद मंत्रों के उच्चारण के मध्य पति उसके बालों को ऊपर उठाता था। बाद में गर्भिणी स्त्री के शरीर पर एक लाल चिन्ह वाला चिन्ह बनाया जाने लगा जिससे भूत प्रेत भयभीत होकर उससे दूर रहे। इस संस्कार के बाद स्त्री को सुख तथा संतावना प्रदान की जाती थी।
ठीक है, तो बाकी ये जो है शिक्षा के दौरान उपनयन, समापवर्तन और ब्रह्मचर्य, बल्कि सीमांतोनयन ये गर्भधारण के समय, मतलब गर्भधारण के चौथे से 8वें महीने के बीच जो होता था उसको बोलते हैं। धमेक स्तूप क्या है? धमेक स्तूप क्या है? तो ये है आपका सारनाथ में, कहाँ स्थित है? तो धमेक स्तूप, देखो स्तूप का शाब्दिक अर्थ तो ढेर या थुहा होता है। इसका प्रारंभ रूप अर्ध गोलाकार मिलता है। धुमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। इसका अंतिम निर्माण गुप्त सम्राट के काल में ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, धर्म चक्र परिवर्तन किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, तो धर्म चक्र परिवर्तन किस धर्म से संबंधित है? तो ये तो पता ही होगा, इसमें तो बोलने की ही जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन भी करने की जरूरत नहीं है, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि वे अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे लाकर चारों ओर फैलाएं? ठीक है, तो ये थे ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर ए। भगवान बुद्ध ने अपनी प्रथम धर्मोपदेश में कहा था, अच्छा भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था, सॉरी, तो ये दिए थे आपका ऋषिपत्नम में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मेगासनी अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटे हैं? तो 7 वर्गों में बांटे हैं। और ये 7 वर्ग कौन कौन से, ये भी बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इसमें दास जैसे नाम की कोई वो नहीं बातें हैं। तो इसमें क्या क्या बातें ये देख लीजिए आप। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में धर्म एवं नैतिकता का अधिकारी कौन होता था? तो इसका अधिकारी होता था धर्म महापात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? तो सीताध्यक्ष किस विभाग के थे? तो ये थे कृषि विभाग के, ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है उन्हें धर्म महापात्र, ऑप्शन नंबर डी। मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? मेहरौली जो है किस शासक से है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पे मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धि का वर्णन किया गया है जिनका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक थे। अगला है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नवरत्न में शामिल नहीं थे। ठीक है, तो यानी 3 इनमें से शामिल थे, एक नहीं थे, तो नागार्जुन नहीं थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता है। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, बरामिहिर, अमर सिंह, कटकरपन, वरुचि, छप्पनक, शंकु, बैताल भट्ट जैसे विद्वान थे। ये नवरत्न संभवतः उज्जैन दरबार की शोभा बढ़ाते थे जो विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस गुप्त राजा ने उज्जैन को अपनी दूसरी देखी? अभी हमने इसके एक्सप्लेन में ही पढ़ लिया है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। अगला, एक संधि से 20 वर्ष तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही। ठीक है, तो किस एक संधि से? तो ये था सालवाई की संधि। तो सिंधिया की मध्यस्थता से 17 मई 1782 को मराठा तथा अंग्रेजों के बीच सालवाई की संधि हुई थी। इस संधि का सबसे बड़ा महत्व यह रहा कि मराठों और अंग्रेजों के बीच 20 वर्ष तक शांति बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसका प्रमुख स्रोत क्या है? तो
तारीख ए फिरोज शाही। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण पद्धति के बारे में विस्तृत जानकारी का मुख्य स्रोत बढ़ने की तारीख ए फिरोज शाही में मिलता है। अलाउद्दीन ने सेना के खर्च की कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सके उसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उसकी दरें कम कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, नानकार और बंद। 21 क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या राइट आंसर होगा, लगान मुक्त भूमि। ठीक है, ऑप्शन बी। तो मध्य काल में नानकार और बंद का तात्पर्य लगान मुक्त भूमि से है, कहीं कहीं बंद का गुलाम के लिए भी उल्लेख किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, 15वीं शताब्दी में कागज के प्रचलन से लघु चित्रों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। इस परिवर्तन को लाने का जिम्मेदार किसे माना गया है, तो ये तुर्कों को माना गया है। ठीक है, तो भारत में 15वीं शताब्दी में चित्रकला का विकास मुगलों द्वारा किया गया, जिनमें ईरानी कला का अधिक मिश्रण था। भारत में यह परिवर्तन ईरान के माध्यम से तुर्कों द्वारा लाया गया। बाबर के पुत्र हुमायूं ने फारस एवं अफगानिस्तान के अपने निर्वासन के दौरान मुगल चित्रकला की नींव रखी। फारस में ही हुमायूं की मुलाकात वहां के दो महान कलाकार मीर सैयद अली एवं ख्वाजा अब्दुल समद से हुई। इन दोनों से मिलकर अकबर के लिए एक उन्नत कला संगठन की स्थापना की। अगला है राजवाही उलूग खानी। ठीक है, तो ये फिरोज तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों का नाम है। ठीक है, तो फिरोज तुगलक ने कृषि और सिंचाई के विकास के लिए नहरों का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राजवाही और उलूग खानी नहरें थीं। उलूग खानी नहर यमुना से हिसार तक 150 मील लंबी और राजवाही नहर सतलज से घग्गर तक 96 मील लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी की टंका और तांबे की जीतल मुद्रा का प्रचलन निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कई बार शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था, तो उनका हुआ था आपका इलबरी तुर्क में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित किया था, लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित की थी, तो मोहम्मद गोरी ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन वीणा बजाने का शौकीन था, तो वीणा बजाने का शौकीन थे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मुगल शासकों में किसने सर्वप्रथम तुलादान को हिंदुओं का तुला भार समारोह को स्वीकार किया था, तो ये थे अकबर। ऑप्शन नंबर सी। अकबर के काल में दीवान बयूतात निम्नलिखित में से किसका प्रभारी होता था, तो ये होता था कारखाना। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक फ्रांसीसी था, वर्नियर। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित शासकों में किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलाए, तो अकबर। अगला है, महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन का अंतिम विजय क्या था, तो इनका जो अंतिम विजय था वो था असीरगढ़। ऑप्शन नंबर सी। अकबर ने 1591 में शेख अब्दुल फजल के भाई फैजी को अपना दूत बनाकर खानदेश भेजा, पर खानदेश के शासक राजा अली खान ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तथा वार्षिक कर देने को स्वीकार कर लिया उन्होंने। ठीक है, हमारा हो गया 32। 33 में क्या है, 33 जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया, तो ये बताए हैं सतीश चंद्रा ने। अगला 34, एक राजपूत राजा ने औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में एक चेतावनी लिखित रूप में भेजी, उसका नाम था जोधापुर के महाराजा जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ पे हुआ था, ये भी
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगापुर किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढलालौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती है? तो ये बोले थे रिपन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासन के दौरान हुआ है? तो ये हुआ आपका रिपन। मैं अभी ना यूथ पब्लिकेशन के क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी वन लाइनर कंप्लीट रिविजन करा रही हूँ, वो आप कर सकते हो। उससे आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। जितने भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, हमें लगता नहीं है कि एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया हुआ, तो वन बुक पढ़ने का तो टाइम नहीं है। अगर आप किसी भी, अभी देखो कहाँ कहाँ वैकेंसी आ गई, राजस्थान में आ गई है, झारखंड में आपका पीजीटी में कितनी अच्छी वैकेंसी आई है पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस में भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी ही है, ठीक है। और इसके अलावा आपको झारखंड हो गया, बिहार में TR4 आने ही वाला है, तो हर स्टेट में, वेस्ट बंगाल में भी वैकेंसी आई है, मध्य प्रदेश में आई है। तो आप जिस भी स्टेट से रिलेटेड हो, तो आपको ये तो टॉपिक हर जगह है। प्लीज़ आप अपना सिलेबस भी चेक कर लेना। बट मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री तो हर जगह ही है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट को चेक करना, उसमें आपको मिल जाएगा क्लास 6 to 12 यूथ एनसीईआरटी करके है एक प्लेलिस्ट बनी हुई। भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किया है? तो उसको क्या है, 10 से 15 मिनट की वीडियो, कहीं भी आप काम कर रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अपने ऑफिस जा रहे हो, जो भी, अगर आप वर्किंग हो या हाउस वाइफ हो, खाना बनाते समय भी आप अपने कान में लगा लो ईयरफोन और फिर सुन लो, तो याद हो जाएगा। फिर रिलेटेड जब मैं प्रैक्टिस सेशन लेके ही आ रही हूँ, प्रैक्टिस सेशन देखो तो देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किए थे आपके अवध के नवाब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 मूलतः कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, 40, जोनाथ डंकन ने 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तो कहाँ पे किया था उन्होंने? तो वो किया था वाराणसी में, संस्कृत कॉलेज की। निम्नलिखित कौन सा प्रशासनिक उपाय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? तो वे संबंधित नहीं है अस्थाई बंदोबस्त। तो सती प्रथा है, देखिए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय कई लोकोपकार्य किए गए थे, जिसमें से कौन कौन से? सती प्रथा है, ठगी है, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम, फिर सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस के समय 1793 में। जो अस्थाई बंदोबस्त है कॉर्नवालिस के समय हुआ था 1793 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 42, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? ठीक है, तो ये हो जाएगा दोनों सही। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया, उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। अगला है सती प्रथा का अंत किसने किया है? तो किया है आपके अगला है विधवा पुनर्विवाह, तो कब हुआ था? 1856 में। हिंदू पुनर्विवाह कानून, जो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह कानून संगठित कब हुआ था? 1856 में। अगला है विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नामक की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? तो ये निकाली कारसोन दास मालजी, कारसोन दास मालजी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 46 हो गए, निम्नलिखित कौन से लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये गोपाल हरि देशमुख जाने जाते हैं। राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम, बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा किसने दिए? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 48 हो गया, 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का संबंध मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह हड़तालों पर रोक से है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, तो प्रमुख केंद्र क्या था? तो ये दिल्ली था। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव निम्न में से किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? तो ये है आपका अंबेडकर ने। अगला है 51, औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन संबंधित था, तो किससे संबंधित था? तो ये किसान आंदोलन से। बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा?
तो ये पढ़ा आपका विलियम डेरोजियो का, ऑप्शन नंबर बी 53 हो गया। 50 मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो ये हो जाएगा 1875। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना, तो ये हुआ सर सैयद अहमद खान। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था, किसने प्रारंभ किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने किसने वर्ष 1821 में निकाला? ठीक है, तो ये निकाला था आपका राजा राम मोहन रॉय। अगला 57, राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज को किसने अनुप्रमाणित किया था? तो ये किए थे देवेंद्र नाथ टैगोर। विधवा पुनर्विवाह एक्ट, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है इसका, 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है सालवाई की संधि, अभी हमने सालवाई की संधि हो जाए 1782, ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित कौन सा युग मराठा और अंग्रेज के बीच सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, तो 60 का हो जाएगा ये सूरत की संधि, बाड़गांव की संधि 1789, वेसिन की संधि 1802, सालवाई की 1782। तो देखिए क्या है 60 का, अंग्रेज मराठा वाला जो है सूरत वो हुआ था 1775 में, 85 दिया हुआ ना, 75 होता तो सही होता, तो ये गलत है। वर्ष 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायकों की प्रसिद्ध पुरंदर की संधि हस्ताक्षर किया था? तो ये किए थे औरंगजेब सिंह। अगला है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको क्रम में सजाना है, ठीक है। सतारा षड्यंत्र है, अहमदाबाद बम केस है, पेशावर षड्यंत्र है, अलीपुर बम है। तो इसमें देखिए सबसे पहले अलीपुर षड्यंत्र 1908 में हुआ है, अहमदाबाद बम केस हुआ 1909 में, और सतारा 10 में हुआ है, और ये पेशवा हुआ था 22 से 27 के बीच, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 62 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किए हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक भी जरूर कर दे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।